प्रिय विद्यार्थी, आप सबका स्वागत है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर ऑनलाइन क्लास में। मैं धीरेन्द्र तिवारी आज आपको हिंदी साहित्य का इतिहास विषय पर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी साहित्य के इतिहास से 10 नंबर का सवाल परीक्षा में बनता है, जैसा कि मैंने पाठ्यक्रम और विषय सूची के चर्चा के दौरान बताया था। अब जो 10 नंबर का सवाल बनता है परीक्षा में, वह 5 नंबर का सवाल पद्य साहित्य के इतिहास से बनता है और 5 नंबर का सवाल जो है गद्य साहित्य के इतिहास से बनता है। हम लोग बारी बारी पद्य साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य का इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे और परीक्षा में जो 10 नंबर का सवाल बनता है, हम प्रयास करेंगे कि उसमें से एक भी नंबर का सवाल छूटे न, 10 का 10 सवाल हमारा सही हो जाए। आइए हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य जो है वो 2 शब्दों से बना, एक है साहित्य और दूसरा है इतिहास। अगर हम साहित्य को समझ लेते हैं, अगर हम इतिहास को समझ लेते हैं, तो जो ये बना हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी साहित्य का जो इतिहास है, जो लिटरेचर ऑफ हिस्ट्री हम बोल देते हैं कि साहित्य का इतिहास, दोनों शब्दों को अगर हम तोड़ दें, पहले साहित्य को समझ लें फिर हम इतिहास को समझ लें, तो हमें लगता है कि काफ़ी सुविधा होगी हमें समझने में और हम समझ सकते हैं। अगर हम साहित्य को जान गए क्या होता है एक बार और इतिहास को जान गए हम एक बार, तो साहित्य से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इतिहास से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हम दोनों का अगर जोड़ दें, साहित्य और इतिहास को दोनों को मिक्स करके जोड़ देंगे, तो जो भी चीज़ें हैं साहित्य के इतिहास में, सारी चीज़ें हमारे सामने एकदम खुल के हमारे मानस पटल पर आ जाएंगी। तो आइए पहले हम चर्चा करते हैं कि साहित्य जो शब्द है ये किस शब्दों से मिलके बना है और साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है, साहित्य कहते किसे हैं और साहित्य क्यों लिखा जाता है, साहित्य लिखने के पीछे क्या प्रेरणा होती है, क्या कारण होता है, साहित्य कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तमाम तरह की जो बातें हमारे मन में हैं, पहले हम साहित्य पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इतिहास पर चर्चा करेंगे, फिर साहित्य और इतिहास को दोनों को हम जोड़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि साहित्य के इतिहास विषय पर चर्चा करने से पहले साहित्य को समझना बड़ी ज़रूरी होता है। आइए हम देखते हैं साहित्य। साहित्य शब्द का अर्थ होता है चिंतन करना। साहित्य शब्द का चिंतन करने, इसके विन्यास की संरचना, अगर हम साहित्य शब्द का अर्थ होता है चिंतन, अगर हम इसका विन्यास पे अगर हम देखते हैं तो साधन हित, जो साव शब्द है वो होता है सारा, अहित का मतलब होता है अधिकार रक्षण। साहित्य शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 वर्डों से मिलकर, 2 शब्दों से मिलकर बना, सॉरी, एक सा एक हित। सा का अर्थ होता है सारा, अहित का अर्थ होता है अधिकार रक्षण। दूसरे शब्दों में हम ये भी कहा जा सकता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें सामाजिक हितों की पुष्टि हो उसे साहित्य कहा जाता है। जिसमें साहित्य उसे कहते हैं जिसमें सामाजिक हितों की पुष्टि हो, उसे हम साहित्य कह सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी भी समाज की पहचान उसके पास उपलब्ध उन्नत साहित्य से ही संभव है। तमाम तरह की परिभाषा साहित्यकारों ने अपने अपने हिसाब से दिया है, तमाम तरह की बातें लेखकों कवियों ने अपने अपने हिसाब से किया है, लेकिन साहित्य को अगर मैं अपने दृष्टि से देखने का प्रयास करूं या आपके अपनी दृष्टि से आप देखने का प्रयास करिए, तो साहित्य हर जगह विद्यमान है। साहित्य हमारी संवेदना है। तभी तो शुक्ल जी कहते हैं, साहित्य की परिभाषा देते हुए शुक्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के भी स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्ति के परंपरा को परखते हुए साहित्य
परंपरा के साथ इसका सामंजस्य स्थापित करना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये शुक्ल जी की पूरी कंप्लीट परिभाषा है। शुक्ल जी ने सारी बात इसमें रख दी है। शुक्ल जी कहते हैं कि जो जनता की जो चित्त वृत्ति होती है, जो चित्त वृत्ति का जो संचित प्रतिबिंब होता है, यानी मैंने कोई चीज़ देखा, उसके मन में मेरी परिकल्पना हुई, हमारा चित्त उदास हुआ या हतोत्साहित हुआ, या जो भी हमारा हृदय द्रवित हुआ, उस हृदय द्रवित की भावना को मैं लिपिबद्ध कर दिया, अपनी मन की स्थिति को मैंने लिख दिया। ये होता है साहित्य। तभी तो शुक्ल जी ने बार बार कहा है कि केवल भारत के साहित्य नहीं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। अगर देश है तो वहाँ जनता होगी, जनता जो सोचेगी, जनता की मन स्थिति, तमाम तरह के भाव आएंगे, वो भावों को जो है वो एक मूर्ति रूप देगा। तो फिर लिखते हैं कि तब यह निश्चय है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि जनता केवल एक विषय पे सोचती है, जनता तमाम विषय पे सोचती है, और जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे जनता की चित्त वृत्ति भी परिवर्तन होती जाती है। और जब जनता की चित्त वृत्ति परिवर्तन होती चली जाएगी तो साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तन होता चला जाता है। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि आदि से, यानी जब से सृष्टि की संरचना हुई तब से और अंत तक इसी का जो है आपस में ये सामंजस्य स्थापित करना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये कंप्लीट परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये परिभाषा चूँकि आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए मैंने आपको ये परिभाषा दे दिया। आइए अब आगे देखते हैं संस्कृत के कुछ विद्वानों द्वारा साहित्य की क्या परिभाषा दी गई है। क्योंकि साहित्य को जानने के लिए हमें संस्कृत साहित्य को खंगालना पड़ेगा। जब तक हम संस्कृत साहित्य को खंगालेंगे नहीं, जब तक हम संस्कृत की चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक जो है हिंदी की बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अगर साहित्य को टू द पॉइंट अगर हमको समझना है तो हमको संस्कृत साहित्य का उद्धरण लेना पड़ेगा, बिना उसके हम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो संस्कृत साहित्य के जो एक आचार्य हैं, उन आचार्य का नाम है आचार्य भामह। तो भामा ने साहित्य का शब्द का साहित्य शब्द की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि शब्दार्थो साहित्यो काव्यम। आचार्य भामा इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शब्द अर्थ का संयोग ही काव्य कहलाता है। यानी जहाँ शब्द और अर्थ का संयोग होगा वहीं साहित्य बन जाता है। फिर आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। पंडित जगन्नाथ लिखते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादिकः शब्द काव्यम, अर्थात रमणी अर्थ प्रदान कराने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। इसके बाद आचार्य दंडी लिखते हैं कि काव्य को शोभा प्रदान कराने वाले जो धर्म होते हैं, धर्म अलंकार हुए, वे क्या कहलाते हैं, वे साहित्य कहलाते हैं। आचार्य वामन लिखते हैं कि रीति आत्मा काव्यस्य, यानी काव्य ही आत्मा की रीति है। आनंदवर्धन लिखते हैं कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ये लिखते हैं कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। आचार्य कुंतक ये लिखते हैं कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, काव्य का जीवन वक्रोक्ति है। कुल मिलाकर जहाँ जा सकता है शब्द और अर्थ का दोनों का संयोग ही साहित्य कहलाता है। हम तमाम तरह की चीज़ें अगर देखते हैं, चूँकि ये संस्कृत आपके काम की चीज़ नहीं है, आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों आपको संस्कृत का उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा उदाहरण देने का मतलब है सिर्फ आपको समझाना कि साहित्य है क्या। केवल शब्द और अर्थ के जो चमत्कार बन जाते हैं, अपने भावों को हम पिरो देते हैं शब्द और अर्थ के द्वारा, वही हम पे हमारा साहित्य बन जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। यानी समाज में जो चीज़ें दिखती हैं, चाहे बुराई दिखे, चाहे अच्छाई दिखे, चाहे जैसा भी दिखे, जो दिखता है समाज में वही हमारे साहित्य में, वही हमारे बुक में, हमारे मैटेरियल में उपलब्ध होता है। साहित्य का मतलब केवल कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक उससे नहीं होता है। साहित्य शब्द का एक बहुत व्यापक अर्थ है। आइए हम देखते हैं अब साहित्य के भेद। साहित्य के भेद जो है, साहित्य जो है तीन तरीके के होते हैं।
एक होता है पद साहित्य, दूसरा होता है गद्य साहित्य, और तीसरा जो होता है वो होता है चंपू साहित्य। अब पद साहित्य किसमें कहते हैं? पद माने होता है काव्य साहित्य, पद माने होता है काव्य कविता, गद्य माने होता है गद्य और जिसमें रस छंद अलंकार नहीं होते हैं। चंपू माने होता है जहाँ जो मिश्रित काव्य होता है, जिसमें काव्य भी होता है और गद्य भी होता है। काव्य और गद्य जो मिश्रित साहित्य होते हैं उन्हें हम चंपू साहित्य कहते हैं। अब पद्य साहित्य के दो भेद होते हैं, एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। अब मुक्तक काव्य के भी चार भेद होते हैं, एक होता है प्रगीत, गजल, गीत और पद। और जो गद्य साहित्य के भी दो भागों में बांटा गया है, एक होती है गौण विधा और दूसरी होती है प्रमुख विधा। तो जो प्रमुख विधा होती है इसमें 5 तरह की चीज़ें आते हैं, एक उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना। ये 5 चीज़ें जो हैं गद्य साहित्य की प्रमुख विधा के अंतर्गत आती है। दूसरा जो होता है गौण साहित्य, गौण साहित्य के अंतर्गत भी 5 चीज़ें नहीं है, 5 से भी बहुत है, जैसे में एकांकी आएगी, डायरी आएगी, जीवनी आएगी, पत्र आएगा, इसके बाद से रेखा चित्र आएगा, फिल्म आएगा, प्रहसन आएगा, संस्मरण आएगा, रेखा चित्र आएगी, फिल्म आएगी, डायरी आएगी, पत्र साहित्य आएगा। तमाम तरह की चीज़ें जो हैं जो नई नई विधाओं की रचना हो रही है वो सारी जो है गद्य की गौण विधा के अंतर्गत आती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं जो प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य का जो पहला भेद है महाकाव्य। महाकाव्य को जानना अति आवश्यक है। महाकाव्य अगर हम जान गए तो बहुत सारी चीज़ें हमें स्पष्ट हो जाएंगी। महाकाव्य के कुछ लक्षण होते हैं। जो काव्य की जो रचना होती है वो काव्य की रचना करने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई उसमें प्रयोजन होता है। पहली बात, तभी तो कहा गया है कि प्रयोजनम अनुदिश्च मंदो अभिप्रवर्ते या किया भवति सा सा फलवती, यानी बिना प्रयोजन के मंद बुद्धि का बालक भी एक कदम आगे नहीं बैठता है। वो विषय साहित्य शास्त्र का विषय हो गया। अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो हम लोग विषयांतर हो जाएंगे। हम आते हैं सीधे महाकाव्य के लक्षण। ये महाकाव्य के जो लक्षण आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये महाकाव्य के लक्षण पंडित विश्वनाथ की एक पुस्तक है साहित्य दर्पण। पंडित विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण पुस्तक में ये महाकाव्य के लक्षण की चर्चा की है। तो महाकाव्य जो पहला उसका जो लक्षण होता है वो सर्गबद्ध होता है। जो महाकाव्य लिखा जाता है वो सर्गों में विभक्त होता है। ठीक, इसका नायक कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, धीरोदात्त गुण वाला देवता हो या क्षत्रिय कुल का हो, लेकिन वो धीरोदात्त ही रहेगा। और जो महाकाव्य की रचना होती है उस महाकाव्य में श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, इन 3 रस में से किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए। वो पूरा रस जो है पूरा महाकाव्य जो है किसी एक रस के लिए ही जाना चाहिए। और जो चौथी इसकी विशेषता है, जो इसकी कथानक होती है महाकाव्य की, वो या तो ऐतिहासिक हो या पौराणिक हो या कवि द्वारा कल्पित हो। इन तीनों में से कोई एक विशेषता उस महाकाव्य की होनी चाहिए। और जो 5वीं इसकी विशेषता है, इसमें जो नाटक की जो संधियाँ होती हैं, नाटक की सारी संधियों का वर्णन इस महाकाव्य में होना चाहिए। अब आगे विश्वनाथ कहते हैं कि इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से किसी एक के उद्देश्य को लेकर वह काव्य की रचना की जाए। या तो वह काव्य धर्म की दृष्टि से लिखी जाए, या तो वह काव्य अर्थ की दृष्टि से लिखी जाए, या तो वह काव्य जो है काम की दृष्टि से लिखी जाए, या तो वह काव्य जो है मोक्ष की दृष्टि से लिखी जाए। इन चारों पुरुषार्थों में से किसी एक पुरुषार्थ के लिए वह काव्य की रचना होनी चाहिए। अगर इन 6 पे अगर वह काव्य रचना की जाता है तो वह काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आ जाएगा। आगे भी लिखते हैं कि प्रारंभ में जो मंगलाचरण होना चाहिए, उसमें दुख, दुर्जन, निदान व अच्छे लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए उस महाकाव्य में। और जैसा कि मैं बताया कि ये जो महाकाव्य होता है वह सर्गों में होना चाहिए। कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए।
और मैक्सिमम 15-16 सर्ग होने चाहिए। और एक बात और है कि एक सर्ग की रचना एक छंद में होनी चाहिए। अगर कोई अगर एक सर्ग दोहा में लिखा जा रहा है तो पूरा वह सर्ग दोहा या चौपाई में ही होना चाहिए। ठीक। और दूसरा सबसे बड़ी विशेषता है कि सर्ग बदलने से पहले जो है आने वाले सर्ग में कौन सी कहानी चलेगी, क्या मैटर है अगले सर्ग में, उसकी भी पृष्ठभूमि या उसकी भी भूमिका के रूप में अंतिम 2-3 पद में वर्णित होना चाहिए। फिर कह रहे हैं जैसा कि प्रत्येक सर्ग के अंत में भावी सर्ग, जैसा मैं बताया कि भावी आने वाले सर्ग में कौन सी कहानी चलेगी, अंतिम के 2-3 पद में उसका वर्णन अवश्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी विशेषता है महाकाव्य की कि महाकाव्य में प्रकृति वर्णन अवश्य होना चाहिए। जैसे प्रकृति में संध्या का वर्णन हो, सूर्य का वर्णन हो, रात्रि का वर्णन हो, प्रातःकाल का वर्णन हो, वन का वर्णन हो, समुद्र का वर्णन हो, जीव जंतुओं का वर्णन हो, ये तमाम तरह के जो प्राकृतिक दृश्य हैं, इन प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन उस महाकाव्य में होना चाहिए। अब आते हैं, अभी देख ले हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे महाकाव्य हैं जो आपको सेकेंड ईयर यानी 12वीं में पढ़ना है। जैसे कि एक महाकाव्य है आदिकाल का चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। दूसरा है भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं जायसी, उनकी रचना है पद्मावत। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुण शाखा के रामाश्रयी कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनकी रचना है, इनका महाकाव्य है रामचरितमानस, जो 7 खंडों में विभक्त है। पहला कांड इसका जो है बाल कांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड है, तीसरा इसका कांड जो है वह अरण्य कांड है, चौथा कांड जो है किष्किंधा है, पांचवां कांड जो है इसका सुंदर कांड है, इसके बाद लंका कांड है, इसके बाद उत्तर कांड है। यह 7 कांडों यानी 7 सर्गों में विभक्त एक भक्ति काल का एक महाकाव्य है। आज रामचरितमानस केवल साहित्य के लिए दृष्टि से नहीं देखा जाता है। आज रामचरितमानस एक ऐसी रचना है जो घर घर में पूजी जाती है और घर घर में यह व्याप्त है, यह साहित्य। और इसके बाद आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक रचना है प्री प्रवास। आपको मैं बता दूं यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक रचना जो है प्री प्रवास, यह हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। प्री प्रवास को एक बार और सुनिए, प्री प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। इसके बाद से है साकेत। साकेत आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना भी है, 12वीं में ही मैं बता रहा हूँ। साकेत इसमें 12 सर्ग हैं संभवतः। इसमें इसके जो रचनाकार हैं वो है द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद से जो छायावाद की सबसे प्रतिष्ठित रचना है और जयशंकर प्रसाद की सबसे अंतिम रचना है कामायनी। आपको इस सामने स्क्रीन पे जो ये 6 महाकाव्य दिख रहे हैं, 6 महाकाव्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मैंने 6 महाकाव्य पे ही चर्चा किया है, क्योंकि परीक्षा में आपको 6 महाकाव्य पर ही क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको लगे हाथ बता दूं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में 11 में आपको रामचरितमानस महाकाव्य से भी आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना है। जब आप द्वितीय वर्ष में जाएंगे 12वीं में तो आपको प्री प्रवास महाकाव्य का पवन दूतिका शीर्षक पढ़ना है। फिर आपको मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के कैकेयी अनुताप से और गीत जो है उर्मिला का विरह वर्णन है, ये आपको पढ़ना है। फिर जो है जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध अमर कृति जो है कामायनी, इसका श्रद्धा सर्ग जो तीसरा सर्ग है श्रद्धा सर्ग, ये आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, आपको पढ़ना है। इसके बाद से आता है महाकाव्य के जो है महाकाव्य पे चर्चा हो गई। महाकाव्य के आपने लक्षण देख लिया, महाकाव्य के आपने उदाहरण देख लिया। अब हम एक बार चर्चा कर लेते हैं खंड काव्य की। खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड काव्य, खंड का मतलब होता है अंश, भाग, टुकड़ा, यानी वह ऐसा काव्य
जो टुकड़ों में विभक्त हो। जैसे कि सपोर्टेड मानिए कि महाभारत एक महाकाव्य है, मानिए का महाभारत महाकाव्य है। महाभारत में तमाम तरह की कथाएं चलती हैं। उसमें एक पात्र है कर्ण। तो कर्ण के जीवन पर आधारित जो काव्य लिखा गया वह हो कहलाया खंड काव्य, जिसकी रचना रणधारी सिंह दिनकर ने किया था रश्मि रथी के रूप में। ठीक, तो मैंने जो प्रबंध काव्य, जो महाकाव्य का एक ही हिस्सा होता है खंड काव्य, भाग या टुकड़ा। तो हम लोगों ने आज जो काव्य के, जो प्रबंध काव्य के जो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य विषय पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। हम लोग कल जो है अब चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का, हिंदी जो गद्य विधा है, गद्य विधा में जो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, एकांकी, डायरी, जीवनी, पत्र और जो रेखाचित्र, फिल्म, संस्मरण, रिपोर्टाज, इन विषयों पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं इसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर रहा हूँ। पीडीएफ से आप जो है नोट्स बना लीजिएगा। मैं पीडीएफ देने के पीछे कारण ये है कि आप एक हिंदी की कॉपी बनाएंगे। कॉपी पे जो पीडीएफ मैं भेज रहा हूँ या जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ उससे आप कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। जब भी विद्यालय खुलेगा तो सबसे पहला काम रहेगा आपको कॉपी दिखाना, और जब तक जिसकी कॉपी बनेगी नहीं तो उसको सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है, नंबर कटेंगे जो है। तो आप जैसे भी हो कॉपी बना के, मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से जो कुछ भेज रहा हूँ, डेट वाइज सारी चीज़ें कॉपी में नोट होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ सबका रिकॉर्ड मेरे पास है और मैं आपके रिकॉर्ड से कॉपी से मैच कराऊंगा कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, पूरा समय है। एक कॉपी बनाइए और इसमें लिखते चले जाइए जैसे मैं दे रहा हूँ मैटर। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।